तो प्रोटॉन का काम होता है एटॉमिक नंबर पता लगाना। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम बोल देते हैं Z, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फिर दूसरा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको अगर ऐड कर दिया जाए कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनका जो एडिशन है वो हमको दे देता है एटॉमिक मास। ठीक, उसके बाद इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे पहला है न्यूक्लियॉन्स। कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये तो हम पहले से जानते ही हैं। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इस चैप्टर में आप अगर देखेंगे इसका सिलेबस तो पहला टॉपिक यही है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहला इसमें जो है वो है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है कि all protons along with neutrons constitute न्यूक्लियॉन्स। ऐसे ही सेकंड है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद में थर्ड जो है वो आता है मास नंबर। मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। तो जो मास नंबर है इसमें क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। फिर फोर्थ आता है न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास, तो न्यूक्लियर मास क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मास। ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब उनकी क्वांटिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो उससे तो आ जाता है पूरे एटम का मास। और हम अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए 10 प्रोटॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स का मास निकालेंगे। ठीक है, और मान लीजिए 10 ही न्यूट्रॉन है तो 10 न्यूट्रॉन्स का मास निकालेंगे, और उनका जो टोटल मास कैलकुलेट करेंगे वो न्यूक्लियर मास के बराबर होता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, तो उनका जो टोटल मास है उस टोटल मास को हमने अगर ऐड कर दिया तो वो पूरे न्यूक्लियस का मास आ गया, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियर मास। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लाइड, एक नया टर्म है न्यूक्लाइड। NuClide, nuclide. When an atom is topped off with particular reference to its nuclear composition, it is called a nuclide. जब किसी भी एटम को उसके न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन के हिसाब से मेंशन किया जाता है तो तब उसको हम न्यूक्लाइड बोल देते हैं। कैसे, इसको लिखने का एक तरीका होता है, a nuclide is a specific nucleus of an atom characterized by its atomic number Z and mass number A। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका, जैसे मान लीजिए फॉर एन एलिमेंट X, फॉर एन एलिमेंट X विद, फॉर एन एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर Z with atomic number Z and mass number A,
its nuclide is न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, उसके कॉम्पोजिशन को लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल x और नीचे लिखेंगे z और ऊपर लिखेंगे a। तो ये जो लिखा रहता है ये क्या है कि किसी भी एलिमेंट x के न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन। कैसे? हमने ये बता दिया कि z से मुझे क्या पता चलता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और ऊपर लिखा है a, तो a से क्या पता चलता है कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर यही चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उसको लिखने का तरीका है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, उसी को हम बोल देते हैं न्यूक्लाइड। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियर साइज। तो ये इसका पहला टॉपिक कंप्लीट है। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में बस यही पूछा जाता है, ये कॉम्पोजिशन, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो उसमें यही 4-5 पॉइंट्स हैं, तो इनको मैं आपको लिखकर नोट्स बना कर भेज कर लेना उसको। ठीक, न्यूक्लियर साइज से समझ में आता है कि आपके न्यूक्लियस का साइज़ कितना है। ठीक, तो ये कैसे, इसमें क्या क्या देखना है। जैसे हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के बारे में हम ये कह देते हैं कि ये ना एक स्फेरिकल शेल है। ये एक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब क्या है कि अंदर से खोखला है, तो एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये एक एज्यूम्ड थिंग है। इसके लिए इसका कोई अभी तक मतलब एक फिक्स जो है, कोई भी इसका फिक्स प्रूफ नहीं है। ये मान लिया जाता है कि बहुत छोटा है तो उसको एक स्फीयर मान लिया। ठीक है, तो वही है लाइक एन एटम, अ न्यूक्लियस इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, its surface is not a well defined boundary, still we can assign a size to the nucleus. Assuming nucleus to be spherical, its volume can be estimated. न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हुए उसका वॉल्यूम जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता है। कैसे वॉल्यूम कैसे एस्टिमेट करेंगे? हम अगर वैसे भी चाहें तो मास अगर हमको पता है और डेंसिटी अगर हमको पता है तो हम वॉल्यूम एस्टिमेट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियर साइज में हमें क्या देखना होगा। Experimental observations show that volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास नंबर के। मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ए बोल देते हैं कि एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए? एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब होगा? जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भरे हुए होंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो साइज़ भी ज़्यादा होगा। अब इफ r इज द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर a, एक रेडियस इसका मान लिया, उसको स्फेरिकल माना है मैंने शेप में, उसका रेडियस मैंने मान लिया r। तो अगर r न्यूक्लियस का रेडियस है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि स्फीयर मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। ए क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर। वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई ए। ये 3/4 पाई क्या लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहता है तो फिर कांस्टेंट लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो इट इम्प्लाइज दैट आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इट इम्प्लाइज दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। क्या? टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। आर क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो आर आ जाएगा और ए का क्यूब रूट लेंगे तो ए की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हमने कहा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाना चाहता हूँ तो इसको ऐसे हटाएंगे, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? टॉपिक न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज में एक्सपेरिमेंटली ये पता चला, सबसे पहले तो ये था कि किसी भी एटम का कोई ना वेल डिफाइंड शेप नहीं होती किसी भी एटम की। और उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हमने क्या करा कि
एटम की तरह ही एटम को भी स्फेरिकल इन शेप मान लेते हैं, तो उसी तरह हमने कहा कि न्यूक्लियस उसके अंदर है, सेंट्रल कोर है, तो उसको भी हमने स्फेरिकल शेप का मान लिया। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज़्यादा एटॉमिक मास होगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर उसको स्फीयर माना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये करके आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ गया, ए क्या है एटॉमिक मास, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 आ गया। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाया, इक्वालिटी साइन लगाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो वो क्या हो गया आर नॉट, ठीक है। अब ये आर नॉट जो है, आर नॉट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, where R naught is called nuclear unit radius. अभी भी सीधा खेल रहे हैं, अभी भी खेल कर आ रहे हो? अच्छा, मुझे लगा कि खेल कर आया है और उसमें हार गया। अच्छा, फिर उठे कैसे? गाने दबा के सो गया था मैं, पता बात नहीं अपने बात डेस्क पे से सो गया था। बात से उठे या लात से उठे होगा? खुद ही उठे। बच गए। अच्छा, तो आर नॉट की वैल्यू होती है, आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और 10 की पावर -15 को बोलते हैं फर्मी। फर्मी फर्मी जैसे 10 की पावर -3 को मिली बोल देते हैं, 10 की पावर -6 माइक्रो बोल देते हैं। पहली बार सुना है? नहीं इसका फनी लगा, फनी मतलब फनी फर्मी फनी। हाँ, तो मैंने पहली बार सुना। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक इसमें इतना ही करना है। आर नॉट ये हमने ऐसे निकाल लिया। अच्छा, और ये आर क्या हो गया? ये हो गया रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लियस का सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाल कर दिखा देना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियर साइज खत्म होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। समझने में भी कहानी की तरह समझ जाएंगे इसको। देखो, अब जैसे न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में जो एवरेज सेपरेशन होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच जितना निकला था 10 की पावर -15 मीटर। अच्छा, ये पक्का तुम लोगों का फेयरवेल नहीं हो रहा है? पक्का सर हमारा होगा, किसने करेगा? सर हमारा मोस्ट प्रोबेबली है। मुझे लगता है होगा। हमारा तो स्क्रिबल डे होता है ना सर, शर्ट खराब हो जाती है, पूरे बच्चे लिख देते हैं सच्ची हर बात। स्कूल में हो रहा है सर बड़ा फेयरवेल, हर स्कूल में हो रहा है। एक्सेप्शनल है हमारा। हमारे में नहीं होता। कौन से स्कूल में भैया? हमारे में नहीं होता कभी। मेरे स्कूल में नहीं होता कभी। तुम तो हेड बॉय हो, हैं? कुछ नहीं बोलता, बोला करो ना। कुछ नहीं बोलता। भाई क्या फायदा? बस हंसता रहता हूँ मैं ठीक होते होते। या ये जो साथी हैं, ये दोस्त हैं, फंसा सर मैं के चली गई है ये फंसा कर वही कुछ नहीं बोला। हाँ मतलब अच्छा, माफ कीजिए। इसको इसमें डाउट और होगा। हेड गर्ल है ना हमारी, मैं तो मैं होता, मैं तो एक वो तरह दो ही करा बातें देता। चाहती थी प्रिंसिपल। हेड ये कह रहा हूँ कि इसको ये डाउट होगा कि ये जो मेरे दोस्त हैं मुझे आगे करके खुद पीछे से निकल जाएंगे। नहीं हाँ, मैंने ऐसे बिल्कुल जाके नहीं, मैंने बहुत लोगों से पूछा, ऐसे नहीं कि क्यों नहीं करा रहे वैसे एकदम से नहीं। मतलब लिख कर दो। ये तो हक है सर हमारा। मेरे को ये फायदा लगा ना। कोई पूछे ना। सबको अपने हक के लिए लड़ना नहीं है। वही तो। देख ये लेंगे। हेड में बना दो। अरे हेड भाई। करा दो भाई। बात हो गई। मैं तो भाई। एवरेज सेपरेशन बिटवीन ऊपर से निकलती खड़ी रहेगी। एवरेज सेपरेशन मैंने अभी वो अभी ऑनलाइन है ना, मिलन अभी ऑनलाइन है, तो मैंने कल इनका देखा था, इनके हाँ। स्कूल में कल हुआ है, फेयरवेल हुआ है। हाँ। और 11th वाले बच्चे भी पूरे इन्वॉल्व अच्छा थे। सर, वही ये देखते मिलन हैं। वही ना 10th में आती थी, हाँ। चश्मे वाली। हाँ। हाँ भाई भाई। मैं बोला कौन नहीं बच्ची आ गई है।
तो वही संस्कार में कल हुआ है रैपिड सेपरेशन बिटवीन कंग्रेचुलेशन नीरजा सबसे मारती हूँ मना कर हमारे स्कूल में होता है अब सुनिएगा जरा, अगर हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कलेक्टिवली इनको न्यूक्लियॉन ही बोलते हैं। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूक्लियॉन के बीच में जो एवरेज सेपरेशन होता है वो 10 की पावर -15 होता है। तो 10 की पावर -15 मीटर, मतलब उससे पहले तो वो चिपके ही रहते हैं। अगर 10 की पावर -15 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है तो क्या होता है कि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तब उनको याद आता है कि अरे हम दोनों तो पॉजिटिव हैं, हमको तो एक दूसरे को रिपेल करना है, ठीक है, हम दोनों पास पास कैसे हैं, तो फिर वो एक दूसरे को पुश करना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यही चीज़ फिर दूसरे प्रोटॉन को समझ में आती है कि मैं नज़दीक कैसे हूँ, मुझे भी पुश करना है, वो भी पुश करता है, फिर चौथे को भी, पाँचवें को भी। तो इट डिपेंड्स कि कितने सारे प्रोटॉन्स अंदर भरे हुए हैं। तो ये एवरेज सेपरेशन है 10 की पावर -15 मीटर। इससे पहले तो कुछ नहीं पता चलता, वो क्यों नहीं पता चलता उनको वो भी बताऊंगा अभी। तो 10 की पावर -15 मीटर से जरा सा भी डिस्टेंस बड़ा हो जाता है तब उनको नज़र आता है कि अरे हमको तो एक दूसरे को रिपेल करना है, वो रिपेल करना शुरू करते हैं। जब वो रिपेल करना शुरू करेंगे तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की उस पर स्ट्रेस क्रिएट होता जाएगा कि वो कहीं बर्स्ट ना हो जाए, वो कहीं टूट ना जाए, और ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं सारे के सारे वो फूट कर बाहर ना निकल जाएं, ठीक है। लेकिन वो नहीं निकलते। अब है क्या कि जितनी फोर्स होती है इनके बीच की, जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना, इसमें दो तरीके की फोर्स लगेगी। एक तो लगेगी अंदर क्या भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन 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 खाली गोले बना दिए। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रॉन से शांत पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये इस तरीके से रिपेल करेंगे। तो ये जो रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो ये कहलाती है कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस। अच्छा, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस। और दूसरी फोर्स होती है, हम ये कहेंगे कि ये भी तो पार्टिकल्स ही हैं, और एक न्यूटन ने ये बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, वो अट्रैक्शन था, इसीलिए उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अट्रैक्शनल फोर्स बोला जाता है कि कोई भी चीज़ है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रिपल्सिव फोर्स, और इनमें बीच में इनमें रिलेशन क्या होता है, 10 की पावर -36 टाइम्स होती है, -36। इसका मतलब क्या है कि कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, ये 10 की पावर 36 या नीचे आ जाएगा। तो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को अगर मैं C बोल दूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं G बोल दूँ, तो ये 10 की पावर 36, मतलब 1 के आगे 36 जीरो लगा दो। अरे 10 की पावर -36 को, अच्छा ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था। मैंने गलत लिख दिया, मुझे ये यहाँ लिखना चाहिए था। 10 की पावर -36 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ओलंपिक ज़्यादा होता है ना। हाँ, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। अब क्या होगा कि अगर मैं 10 की पावर -36 को इधर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ जाकर 10 की पावर 36, 10 की पावर +36 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम होता है, ये इतना कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम ही नहीं करेगा। यहाँ तो रिपल्शन 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 ही होता जाएगा। न्यूट्रॉन्स बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, वजन बढ़ा रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस का, और ये एक दूसरे को, प्रोटॉन्स जो है ये रिपल्सिव कर रहे हैं, ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो न्यूक्लियस जो है वो बर्स्ट हो सकता है, लेकिन बर्स्ट होता तो नहीं। तो इसका मतलब इसके अलावा कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलावा भी कोई फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो इंटैक्ट है, न्यूक्लियस बचा हुआ है, न्यूक्लियस बर्स्ट नहीं हुआ। उस फोर्स को ही न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। और वो फोर्स जो है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इस कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम कर जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को मुझे 5 न्यूटन की फोर्स से मुझे पुश करना है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे ऊपर ही उल्टा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो मैं तो पुश ही नहीं कर पाऊंगा उसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे 10 न्यूटन की फोर्स इधर से लगानी पड़ेगी। तो मेरा जो 5 न्यूटन है वो उसके 5 न्यूटन को कैंसिल करने में गया, और जो बचा हुआ 5 न्यूटन है उस 5 न्यूटन से अपना उसको पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो ये जो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है इसके इफेक्ट को ख़त्म करते हुए और इन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को सबको एक साथ जोड़कर और न्यूक्लियस को एक बहुत छोटे साइज़ का न्यूक्लियस बना देती है। ठीक है, क्योंकि जितना ही आपस में चिपके हुए रहेंगे उतना ही न्यूक्लियस का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। समझ गए? तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है, मैं एक बार इसमें से और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज 10⁻⁻36 टाइम्स स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इट कैन नॉट होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियॉन्स को साथ साथ नहीं रखा जा सकता। सो देयर मस्ट बी सम अदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स दैट ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड अ टाइनी न्यूक्लियस। उसके बाद सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन तक नहीं, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ देखिएगा। Properties of nuclear force. Properties of nuclear force. पहला है strongest interaction. ठीक है, अच्छा, हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक बाउंड्री है, कोई भी एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री में क्या हो सकता है, मान लो मैं ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है इसकी बात करूं, तो स्फेरिकल बाउंड्री के अंदर जो भी हो रहा है उसको मैं बोलूँगा इंटर। स्फेरिकल बाउंड्री पर जो मैं होगा उसको मैं बोलूँगा बाउंड्री इफेक्ट, और बाउंड्री के बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा। तो अंदर वाली चीज़ को इंटर बोला जाता है और बाहर वाली चीज़ को इंट्रा बोला जाता है, और जो बाउंड्री पर होता है उसको बाउंड्री बोल दिया जाता है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरएक्शन का मतलब क्या है? इंटरएक्शन का मतलब बातचीत नहीं है, इंटरएक्शन का मतलब बातचीत नहीं है, इंटरएक्शन मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करके रखती है सारे के सारे न्यूक्लियंस को टुगेदर। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरएक्शन नोन इन नेचर दैट होल्ड्स द न्यूक्लियंस टुगेदर डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। The relative strength of gravitational, electrostatic and nuclear forces is, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे Fg is to Fe is to Fn। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने कूलम्स लॉ में पढ़ाई था, F is equal to Q1 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स आप लोगों के लिए नया है, तो इन तीनों का रेशियो क्या होता है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स है और न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स है। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा होती है। तो अब ये याद रखिएगा कि नेचर में जो फोर्सेस हैं, नेचर में फोर्सेस 2 तरीके की नहीं 3 तरीके की एग्जिस्ट करती हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो यही है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में भी 2 होते हैं क्या? वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग। बताओ क्या क्या होता है? हाँ बताओ। नहीं, वो मुझे यही पता है, 1-2 वही होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग जो है वो मैं अभी इस दूसरे पॉइंट में, वेरिएशन के तीसरे पॉइंट में बताता हूँ। तीसरे पॉइंट में
तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन कि ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक। उसका रेशियो इस तरीके से होता है G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड N फॉर न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड है शॉर्ट रेंज फोर्स। ये जो फोर्स है इसकी रेंज जो है वो बड़ी शॉर्ट होती है। इस फोर्स की रेंज बड़ी शॉर्ट होती है जब ये एग्जिस्ट न्यूक्लियस के अंदर कर रही है, तो न्यूक्लियस बहुत चरा सा है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो बड़ी शॉर्ट होती है। अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इट ऑपरेट्स ओनली अप टू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 to 3 फर्मीमीटर फ्रॉम अ न्यूक्लियन। तो इसका रेंज होता है 2 से लेकर 3 फर्मीमीटर का, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अभी हम इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे कि शॉर्ट रेंज क्यों है ये। तीसरी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स की, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विद डिस्टेंस, वेरिएशन विद डिस्टेंस में इसमें ना एक ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पर तो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे कैपिटल MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ एक्स एक्सिस पर सेपरेशन किसके बीच में बेटा? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो सेपरेशन को बोल दिया स्मॉल r। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? इधर लेंगे 0, इधर लेंगे -100, इधर लेंगे 100 और इधर लेंगे 200। वन, 2, 3। सेपरेशन जो है इसमें भी ब्रैकेट में लिख देना FM, फर्मीमीटर के ऑर्डर का है ये। इसका इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है इसको बोल देते हैं 0.8। तो 0.8 क्या हो गया? फर्मीमीटर हो गया। अब इस ग्राफ से 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए? प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। तो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन्स पर काम करेगा या न्यूट्रॉन्स पर भी करेगा? न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूट्रॉन्स पर भी काम करेगा। बस न्यूट्रॉन्स में क्या है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो बहुत ज़्यादा फोर्स है, वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो न्यूट्रॉन्स को भी कहेगा कि तुम इधर बैठ जाओ चुपचाप। तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, उसको फिर कूलम्बिक फोर्स को रिपेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स में आपस में किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं था, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो सबको बराबर एक ही उससे लपेटे दे रहा है, सभी पर वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अगर इस रेशो को देखा जाए कि 10 की पावर 36 इसका फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन 10 की पावर 38 उनको आपस में चिपकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 2 टाइम्स यानी कि 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया ना इससे 10 की पावर 36 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 38 आ जाएगा। तो 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो वो उनको चिपका ही देगा, एक साथ बिठा देगा प्रोटॉन्स को। और न्यूट्रॉन्स जो बेचारे शांत बैठे हुए हैं उनको तो इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही हवा के साथ बह जाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे नाम भाई क्या है? सिर्फ वजन बढ़ाना। कैसे तो करके एटॉमिक मास जो है वो होता ही न्यूट्रॉन्स की वजह से, मान जाओ तो। मतलब वो लाइन पढ़ रहा था आपने हाँ शरीर तो वो यही ठीक है। अभी सुना है क्या ये वाला श्लोक कभी घर वालों ने सुनाया है क्या तुमको? क्या चीज़? ये जो तुमने अभी उसको बोला। नहीं बहुत टाइम हो गया टच हो। अच्छा, हाँ। जब हम नालायकी करते थे तो हमें सुनने को मिल जाता नहीं था। मैं करता नहीं ना, मैं लाइक मतलब उनके अच्छा। सामने करता है उन्हें पता नहीं चलता। नहीं कहाँ करता हूँ कुछ करता एक्चुअल हूँ। में क्या है कि उन्हें सब पता चलता है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बड़े हो जाओ हो जाओगे कि मैंने तो ये काम भी करा था, है ना, और सोच रहा था कि पापा मम्मी को कुछ नहीं, वो सब पता चल जाता है। लेकिन उनको भी ये चीज़ पता है, पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं, उनको ये चीज़ पता होती है कि भाई अगर बच्चा इस टाइम इस तरीके की चीज़ें कर रहा है कि छुपा रहा है चीज़ों को, तो ठीक है, वो भी इस वजह से गुजरेगा। ये हम भी करते थे। हाँ, क्या अच्छा। होता है, क्या हो रहा है कि भाई अगर पढ़ाई है तो बहुत सारे ऐसे काम भी होते थे कि आपके टाइम पे क्या है कि आपके टाइम पर डिस्ट्रैक्शन का मोड जो है वो मोबाइल फ़ोन है, जेब में लिए घूम रहे हो। अब तो जेब में भी नहीं है, अब तो सामने रखा हुआ, पैर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये डिस्ट्रैक्शन का सोर्स साथ में लेकर घूम रहे हो। हमारे टाइम में बस एक ही चीज़ होती थी, टीवी के अलावा कुछ नहीं था, मोबाइल फ़ोन था नहीं, लैंडलाइन पर आप किससे बातें कर लोगे, कितनी कर लोगे, ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं। तो जो टीवी था, टीवी में नई चीज़ जो थी उस दौरान, जब हम आपकी एज में थे, 9 से 12 वाला बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है, या तो इंसान बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो वो जो फेज़ था ना, उस फेज़ में ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि आज सोचते हैं तो हंसी आती है। वो कारनामे क्या कि पापा के स्कूटर की आवाज़ दूर से आ जाती थी। कभी बताइए ये बात मैंने आपको? नहीं, पापा के स्कूटर की आवाज़ दूर से आ जाती थी। बजाज सुपर, 2 स्कूटर्स आते थे, बजाज सुपर जो कम हाइट वाले लोग लेते थे। तो पापा की हाइट 5'6", 5'7" है, तो एवरेज हाइट या कम हाइट में मान लो, है ना। और जो थोड़े लंबे होते थे, 6 फुट वाले, तुम्हारे वाले, है ना, तो क्या बहुत ज़्यादा, वो बजाज चेतक यूज़ करते थे। तो सुपर था पापा के पास, आज भी है। तो वो जो स्कूटर था उसकी दूर से आवाज़ हो जाती थी। तो अब क्या होता था कि जो टीवी है, हम क्या करते थे, जैसे ही स्कूटर की आवाज़ आई तो मतलब ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग थी दोनों भाइयों के बीच में कि एक टीवी बंद करेगा, ठीक है, और टीवी बंद करने के साथ साथ उसका जो ड्रॉर है, उसको ड्रॉर को खोल के रिमोट को पीछे की साइड रखेगा जहाँ मम्मी छुपा कर रखती थी रिमोट को। वो ये सोचती थी कि इनको नहीं पता रिमोट क्या रखा है, जबकि हमें पता था। तो वहाँ रखेंगे, और वो भी कागज़ों के नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ होते थे उनके नीचे, ठीक है। तो फटाफट वो करा, ठीक, एक भाई इस रूम में बैठकर पढ़ना और दूसरा उस रूम में, ठीक है। तो वो आ जाते थे और देख लेते थे, और देख कर ना बहुत धीमा सा मुस्कुराते थे। तो वो जो धीमा सा मुस्कुराते थे, हमें लगता था ये बना दिया बेवकूफ, खुश हो रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। और वो भी मुस्कुराते थे कि बेटा बापू तेरा सब पता है मुझे, ठीक है। ये अब क्या हुआ, अब पानी सर के ऊपर जाने लगा। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ सब पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। अब पानी सर के ऊपर जाने लगा, क्यों? क्योंकि रिजल्ट खराब आना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब पापा आए और आके टीवी का जो फ्रंट पैनल होता है ना, फ्रंट पैनल जहाँ पर बटन उस पर हाथ लगाया। कब से पढ़ रहा है? कब से पढ़ रहा है? पापा कब से पढ़ी रहा हूँ, है ना, कब से पढ़ी रहा हूँ। अरे अच्छा, ये वैसे ही गर्म हो गया होगा, ये फ्रंट पैनल गर्मी हो रही है ना, ये वैसे ही गर्म हो गया। मैंने कहा पापा हो गया होगा। अच्छा ठीक है। छोटा भाई बेचारा और ज़्यादा डर रहा है, उसको लगा कि अगर इसकी पिटाई हुई तो मैं तो डबल हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं। तो दोनों भाइयों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, क्या करा जाए, इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, पानी डाल दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन आया मेरे दिमाग में, ठीक है। 2 साल पढ़ा था ना, उससे तो खोपड़ी ज़्यादा चलती थी। तो ये आया, भाई बर्फ़ जमा कर रखा और एक रुमाल बर्फ़ के पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं भाई तू ही करियो, छोटा बोला, नहीं भाई तू ही करियो, खराब हो जाएगा टीवी। हाँ नहीं मैं करूँगा, चिंता मत कर, ठीक है, चिंता मत कर। तो क्या हुआ कि उसको जैसे ही आवाज़ आई दूर से स्कूटर की,
कूद कर अब मेरा एक काम और बढ़ गया कि मुझे वो जो बर्फ में ठंडे पानी में जो वो भीगा हुआ रुमाल है उसको पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ कर उसको फ्रंट पैनल पर ऐसे घुमा दिया। अब वो गर्म इतना है, वो गर्म इतना है तो वो फटाफट सा जो उसकी ठंडक है वो उसको गीलेपन को एकदम इवेपोरेट कर देगा। वो इवेपोरेट हो गया, फिर फटाफट दूसरा कोट मार दिया, फिर से इवेपोरेट हो गया, तीसरे कोट पर इवेपोरेट नहीं हुआ तो सूखा कपड़ा मारा और कूद के दूसरे कमरे में, ठीक है। साइंस तो वो हो गया ये काम, है ना। मैंने कहा भाई आज मिशन सक्सेसफुल। अब मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि नहीं भाई ये पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ दिनों तक चला, फिर कुछ और नई चीज़। अब अभी जेम्स बॉन्ड थे तो क्या हुआ कि तू वहाँ पर पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से, है ना। तो वहाँ पर पापा 3 घंटे से। अच्छा अच्छा, तो ये इस रूम का पंखा ऐसे ऐसे क्यों घूम रहा है? क्योंकि अभी उसका स्विच ऑफ करा था तो वो एकदम से वो तुम्हें ब्रेक तो लगे हुए नहीं है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया अब जब वो घूमे जा रहा है तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा यार अब इसका क्या सॉल्यूशन? फिर से एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई कि अब क्या करना है ना। तो फिर आइडिया निकाला गया, जाला छुड़ाने वाला लंबा डंडा होता है वो होता है ना। तो जैसे ही भाई इसको जो है ना इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम मेरा है, पंखे को रोकने का काम भाई तेरा है, ठीक है। सारे काम मैं नहीं करूँगा कि नहीं भाई वो पंखा टूट गया तो वो सेफ खेल रहा था कि पंखा टूटे या कुछ खराब हो तो इसको फंसा दूंगा टाइम को। मैंने कहा नहीं, पंखा तू पकड़ेगा, है ना। तो उसने क्या करा, उसने फटाफट से डंडा लगाया, डंडा लगाकर और बेड पर चढ़कर उसको ऐसे कर दिया, पंखा रुक गया, अब वो उधर अब उधर। कुल मिलाकर कुछ दिनों तक हम ये बेवकूफ़ बनाते रहे। ये काम हुआ जब मैं 11th में था और वो 9th में था। 11th में इतना घटिया रिजल्ट आया मेरा, 9th में उसका बहुत घटिया रिजल्ट आया। तो 12th में जब मैं 12th में आया और 10th में वो आया तो अपने आप आंखें खुल गई थी और फिर तमीज़ आ गई। हालांकि 1-2 महीने उसमें भी बर्बाद करे हमने, लेकिन फिर ऐसी अकल आई, मैंने कहा यार अब गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि सब जो साथ वाले थे ना वो आगे निकल रहे थे। तो तब थोड़ी सी तमीज़ आई और फिर अब जैसे बड़े हुए तो मैं बताता था पापा को, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमने करा था, कुछ पता चला? तो कह रहे हमें सब पता था, हमें सब पता था, पर हम ये सोच रहे थे कि किसी को कितना भी समझाओ वो समझता नहीं जब तक खुद ठोकर लगकर ना गिरे, ठीक है। तो तब तक ये सारे ना स्लोगन्स लगते थे, श्लोक लगते थे कि ये श्लोक है फालतू के, इन्हें कुछ पता नहीं है ना। अरे हमें तो सब कुछ पता है, उन्हें तो सब कुछ पता है। जब हम पैदा हुए थे तो उनकी गोद में थे, जरा से थे, तो वो हमें नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, ठीक है। और हम सोचते हैं कि हमने बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है। 8:30 बजे आ गया था, है ना, 8:30 बजे आ गया था आपके पास, ठीक है। और तब से लगातार पढ़ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा खेलता हुआ, घर पर बताया नहीं, ठीक है। तो भैया घर पर बता दिया करो। चलिए इस पर आते हैं टॉपिक पर। देखिए ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन किसके बीच में है? ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में है सेपरेशन। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, आपकी लाइफ में भी होंगे। और ये क्या होगा कि 10 साल बाद की कहानी बता रहा हूँ। 10 साल बाद की जब मैं कहानी बताऊंगा और जब तुम आकर वो फ़ोटो देखोगे जो कल दिखाई थी, ठीक है, ऐसी और भी फ़ोटोज़ होंगी, तो तब ये जो मेमोरी है ना, ये मेरी नहीं सभी की, ये फोटोग्राफिक मेमोरी है। एकदम से रील घूमती है वापस, एकदम से रील घूमती है, कईयों की तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, भाई ऐसे था ऐसे था। तभी याद आता है सर कि 3 साल पहले क्या था, अब क्या तो सब चीज़ ये सारी चीज़ें एकदम आती है दिमाग में। और तब ये भी दिमाग में आता है कि यार थोड़ा सा और कुछ कर लिया होता ना तो आज शायद गाजियाबाद में ना होता, है ना। ये आती है चीज़। चलो अब देखते हैं बाकी जो है वो है सबके साथ चलते हैं। चलिए जी, अब जरा सेपरेशन देखते हैं। तो सेपरेशन ये R है। अब ये वाला जो सेपरेशन है ना, ये 0.8 फर्मी मीटर, इसको बोल देते हैं R0, इसको R0 बोल देते हैं। तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो वो न्यूक्लियस तक चिपकते नहीं है जाकर, वो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो एक डिस्टेंस पर रुकते हैं, उसको R0 बोलते हैं, वहाँ से वापस हो जाते हैं। तो वो R0 था। ये R0 क्या है? यहाँ पर है, अच्छा ये जो मैंने इधर लिया ये पोटेंशियल एनर्जी लिया। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? तो यहाँ पर ये प्रोटॉन है एक, ये प्रोटॉन है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी अपनी पॉजिटिव जो पावर है वो लेकर रखता है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज की पावर लेकर रखता है। तो ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, दोनों के अंदर एक पोटेंशियल है कि बेटा न्यूक्लियस तू बस एक बाउंड्री का काम कर रहा है, तू नहीं होता ना तो मैं तोड़ कर निकल जाता बाहर,
ठीक है, इतनी ज़बरदस्त मेरी रिपल्सिव पावर है और ये अपने मन में सोच रहा है कि मैं तेरे को धक्का दे दूंगा, तू मेरे को धक्का दे दे, इस तरीके का ही। तो इनके बीच में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि अगर ये बाउंड्री हटा दी जाए तो ये कितनी दूर तक जाएंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में यही काम होता है, समझ रहे हैं? एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में न्यूक्लियस को ही फोड़ा जाता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला जाता है, न्यूक्लियस का फट जाना। तो फिर ये प्रोटॉन्स कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, एक कंट्री में फोड़ा जाए तो कितने कंट्री बर्बाद हो जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, ठीक। तो ये जो होती है यही न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसमें ये कहा जाता है कि इनके बीच में ज़बरदस्त पोटेंशियल एनर्जी है। और ज़बरदस्त पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है ये आपकी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो हम आज कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ताकतवर कोई फोर्स कहीं पर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। और वो फोर्स है जिसने इन प्रोटॉन्स को एक साथ बांध कर रखा हुआ है। अगर ये फोर्स गायब कर दी जाए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में यही करा जाता है, इस फोर्स को हटा दिया जाता है। ये फोर्स गायब कर दिया तो प्रोटॉन्स फैल जाते हैं और ऐसे फैल जाते हैं कि पूरा जो आसपास का एरिया है ना उसमें कोई धमाका वमाका कुछ ऐसा नहीं होता। जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, बिल्डिंग्स, ये सब पानी की तरह बह जाती हैं, ये सब बह जाता है, मेल्ट हो जाता है सब, ऐसी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो अब ये कहा गया कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी -100 तक, 0.8 फर्मी मीटर तक। तो 0.8 फर्मी मीटर का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर रहेगा, ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस रहेगा तो भाई फिर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी इनकी, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कम करता कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। ये पोटेंशियल एनर्जी कम करता कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में ना तो न्यूक्लियर फोर्स है और ना ही यहाँ पर ये है कि उन दोनों के, हाँ न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, यहाँ पर सेपरेशन है और पोटेंशियल एनर्जी। तो सेपरेशन को कम 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 करने का काम क्या करेगा? न्यूक्लियर फोर्स करेगा। इसीलिए मैं न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ में ये ग्राफ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे सुनिए जरा, आगे की कहानी क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस R0 इज इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर। ये अगर इतना सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर ना 3 कंडीशंस राइज होती हैं कि भाई सेपरेशन अगर इससे भी कम कर दिया जाए तो क्या, और सेपरेशन अगर इससे ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या, ठीक। अच्छा, सेपरेशन कम या ज़्यादा करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला है फॉर R इज लेस देन R0, for R is less than R0, the potential energy increases rapidly with decreasing R. It indicates a strong repulsive nuclear force. अगर इससे ज़्यादा कम कर दिया जाता है, अगर सेपरेशन को 0.8 फर्मी मीटर से कम कर दिया जाता है तो होता क्या है कि आप तो डिस्टेंस को कम कर रहे हो लेकिन न्यूक्लियर जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा आप उनका गैप कम करते जाओगे रिपल्सिव फोर्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड कंडीशन फॉर R इज ग्रेटर देन R0, अगर R R0 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0 विद इंक्रीजिंग R। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर R0 से ज़्यादा है तो वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज कहाँ तक हो जाती है? 0 तक डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम थी, -100 तक, ठीक है। अच्छा, -100 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? -100 का मतलब क्या है? अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी +100 है तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करके बाहर निकल जाएंगे या निकलने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये 0.8 से कम हुआ, यहाँ तक भी है तो देख लो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
और आगे आए तो थोड़ी सी कम हुई, और आगे आए तो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन 0.8 पर आकर बिल्कुल नेगेटिव हो गई। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि वो ऐसे रिपल नहीं करेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो अट्रैक्टिव है, समझ गए? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि वो रिपल नहीं करके वो उल्टा करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके ऊपर और बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा उनकी फोर्स को रिपल्सिव फोर्स बनाने के लिए। अब आर ग्रेटर देन आर नॉट की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो विद इंक्रीजिंग आर। इट इंडिकेट्स अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट आर नॉट इज इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर। ठीक है, 0.8 फर्मी मीटर पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, समझ गए ना? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी -100 है, तो 0.8 फर्मी मीटर पर क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए? मैक्सिमम क्या? अट्रैक्शन। और रिपल्शन क्या हो गया? मिनिमम। मिनिमम क्या? बिल्कुल ही घट गया, -100 पहुंच गया, समझ गए? हाँ, अच्छा। उसके बाद थर्ड है पॉइंट जो हमने इसमें ग्राफ में नहीं दिखाया, ज़रूरत नहीं है, चाहे तो बनाकर यहाँ दिखा देना। 4, तो यहाँ पर ये कहेंगे फॉर आर इक्विवेलेंट टू 4 फर्मी मीटर। अगर आर 4 फर्मी मीटर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? द न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स 0। और आप ये देख भी रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ती जा रही है और ये ना इस लेवल पर आकर मैच कर जाएगी, आगे आकर ना ये ऐसे करके बिल्कुल इसके मैच कर जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी बची ही नहीं है अंदर, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा? न्यूक्लियर फोर्स वैसे भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है? तो जब अंदर उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है वहाँ पर। वो फोर्स कब तक लगती रहेगी? जब तक उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है तो वो फोर्स खत्म, 0। तो हमने ये कहा इट इंडिकेट्स अगेन दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। क्यों? इससे क्या समझ में आता है कि 4 फर्मी मीटर का अगर सेपरेशन है तो 4 फर्मी मीटर बहुत कम होता है। कि अगर इतना सेपरेशन है तो तब जो है तब न्यूक्लियर फोर्स आपकी 0 हो गई। एग्जिस्ट कब करेगी? जब 4 फर्मी मीटर से कम है। जब 4 फर्मी मीटर से भी कम है, तो 4 फर्मी मीटर अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है, उससे भी कम अगर सेपरेशन है तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है? तो अगर ये पूछा जाता है ना कि न्यूक्लियर रेंज को प्रूव करिए इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं ये नोट्स में लिख कर दूंगा प्रॉपर, ठीक है? और उसमें वो अंडरलाइन भी कर दूंगा कि इट प्रूव्स दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये पूछा जाता है। और उसके बाद इसकी 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी और है ना? नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? कल सवा प्रॉपर्टी और है। नहीं, ये तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हुई न्यूक्लियर फोर्स वाली। उसके बाद 5 प्रॉपर्टी और हैं, इसकी छोटी छोटी ही होगी। और इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। और मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन के बाद में न्यूक्लियर फिजन है और न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसमें मैं एक बार देख लूँगा, कई बार क्या है ना कि इन्होंने सिलेबस रिड्यूस करा है, उसमें मैं देख लूँगा कौन सी चीज़ करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली है। कई बार ना चीज़ें रिलेटेड होती हैं आपस में, तो वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? Thank you. ओके थैंक यू सर। ओके। Thank you.